क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है जी, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एमसीक्यूज का अब काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बोर्ड एग्जाम में और इजी भी होते हैं कि ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सही ऑप्शन अगर पता चल जाता है तो हम आराम से अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो स्क्रीन विजिबल ही है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। जी, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है। हम लगभग ये चैप्टर कई बार कर चुके हैं और रिसेंट में हमने कंप्लीट भी किया था। तो अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। इक्विलिब्रियम in BOP is achieved when the net value of all receipt and payment is dash. बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा when net value of all receipt and payment is dash. यहां पर दो आंसर्स बच्चों के बनते हैं। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो आंसर्स बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कौन से दो आंसर? आइदर इक्वल और जीरो। यानी हमारे दिमाग में दो आंसर आएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इतना तो नहीं है कोई। अगर किसी को पता है कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है बीओपी में तो दो आंसर आएंगे। इक्वल वर्ड आएगा या तो उसके दिमाग में या फिर उसके दिमाग में क्या आएगा? जीरो। इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों को लग रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में तब होगा व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल। कौन कौन सी साइड भाई? डेबिट क्रेडिट, भाई रिसीट और पेमेंट। तो क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है और डेबिट साइड में सारी पेमेंट्स आती हैं। तो बच्चे को लगता है जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी ना तब बैलेंस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्वल पर टिक नहीं करना, ध्यान से पढ़ो। व्हेन द नेट वैल्यू कहा है। अगर क्वेश्चन होता इक्विलिब्रियम इन बीओपी इज अचीव्ड व्हेन रिसीट एंड पेमेंट्स आर, तब आप इसका आंसर लिखते इक्वल। जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब इन दोनों की वैल्यू मतलब नेट वैल्यू, यानी जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? इक्वल नहीं, तब बचेगा जीरो। द आंसर इज जीरो। द आंसर इज जीरो। तो जब इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में तब अचीव करता है जब रिसीट और पेमेंट दोनों की नेट वैल्यू जीरो बचती है। सर एग्जांपल बताओ। देखो भाई एग्जांपल देख लो। रिसीट में मान लो 1000 है, यानी आपकी क्रेडिट साइड 1000 है। दूसरी साइड आपकी डेबिट साइड है जिसको आप पेमेंट साइड कहते हो, जहां पे आउटफ्लो होता है, वो भी 1000 ही है। जब इस 1000 में से 1000 माइनस होगा देन आंसर आएगा जीरो। और जीरो का मतलब क्या हुआ? बीओपी इन इक्विलिब्रियम, यानी हमारा बीओपी बैलेंस है ना, उसमें रिसीट ज्यादा है ना पेमेंट। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, तो पहले का आंसर क्या है? जीरो। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं जी। चलो जी सर पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। अगेन करेक्ट पेयर बताना है, मैच द फॉलोइंग करने मत बैठ जाना, पहले का डी होगा दूसरे का ये होगा। करेक्ट पेयर देखो जरा ध्यान से पढ़ो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट सरप्लस। सरप्लस आप सबको पता होगा कि सरप्लस तब होता है जब रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा होती है। बड़ी कॉमन सी बात है कि सरप्लस तब होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिसीट इज लेस देन पेमेंट। नो, ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा अगला पढ़ो जी। करंट अकाउंट अगेन सरप्लस व्हेन रिसीट इज मोर देन पेमेंट। हाँ ये आंसर हो सकता है क्योंकि रिसीट पेमेंट से ज्यादा है, सरप्लस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस करंट अकाउंट। बैलेंस कब होती है? जब दोनों साइड्स बराबर होती है, और यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट इक्वल। तो ये वाला आंसर भी गलत है। और डेफिसिट कब होता है मेरे भाई? डेफिसिट तब होता है जब पेमेंट्स रिसीट से ज्यादा होती हैं। तो सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है पेमेंट रिसीट से ज्यादा है। बेटा ध्यान से देखो, ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन लगा रहा है, इक्वल नहीं आना चाहिए था। तो करेक्ट पेयर इज बी। करेक्ट पेयर इज बी। तो बी हमारा करेक्ट पेयर है, यानी करंट अकाउंट में सरप्लस होगा कब? जब रिसीट्स पेमेंट से ज्यादा होंगी। बाकी तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हो सर? क्योंकि ये चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का है
और आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जरा, ये थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक नजर कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल। इंडिया की एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसने गूगल, जो कि न्यूयॉर्क में है, उससे एक रेंट का अमाउंट रिसीव किया है। बताओ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड और विच अकाउंट। मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बीओपी में दो खाते बनते हैं। कौन कौन से? करंट और कैपिटल। हाँ जी सर, करंट और कैपिटल याद आ गया। करंट और कैपिटल बनते हैं दो अकाउंट। अब इन दो अकाउंट में एक आपका करंट अकाउंट है। हाँ जी सर, करंट अकाउंट है। इसमें क्या क्या था बेटा? इसमें है गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, और एक ट्रांजैक्शन बड़े आराम से बताई थी बेटा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे। जब उनको लगता है कि रियल एस्टेट कंपनी ने गूगल से रेंट कमाया है तो वो उसको कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, जबकि ये जो एक रेंट की इनकम है ये करंट अकाउंट का ये वाले कंपोनेंट की इनकम है। कौन से कंपोनेंट की? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेटा लिख लो, याद कर लो, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी ट्रांजैक्शंस भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। तो एक बात तो मैंने क्लियर हो गई क्या जी, कि करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो सर करंट अकाउंट के भी दो ऑप्शन है, ए या डी। हाँ, अब ये देखना है कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगी। तो बेटा रेंट से आगे वर्ड लिखा हुआ है रिसीव, और क्या बोला था? जब पैसा आता है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और जब पैसा जाता है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बीओपी। तो पैसा भारत में आया है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और ये रेंट की इनकम कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट में। आंसर इज ए, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है सर, आसान क्वेश्चन था। काफी ये पेपर में आ चुका है, जरा ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं सर। क्या लिखा हुआ है जी? सेट ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट पेयर। अगेन करेक्ट पेयर बताना है। बीओपी में ये कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ना, इसको करेक्ट पेयर बनाना है। पढ़ो जी, पहला पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू फ्रांस। फ्रांस को हमने सॉफ्टवेयर दिए हैं। तो बेटा जब आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हो तो रिटर्न में यू विल गेट इनकम ना, पैसा आता है। तो पैसा आता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। सर यहाँ तो डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो बेवकूफ बना रहा है, गलत है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं जी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना। चाइना से मशीन खरीदी है। सर ये लिख रहा है कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। नहीं सर, मशीनरी तो गुड होती है, और मशीनरी गुड तो करंट अकाउंट में आती है, ये तो कैपिटल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। हाँ, मशीनरी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। रेमिटेंसेस टू रिलेटिव स्टेइंग अब्रॉड। हमारे रिलेटिव्स अब्रॉड में रहते हैं, आपने उनको यहाँ से गिफ्ट, ग्रांट, वन वे दिए हैं तो कौन सी साइड में जाते हैं? डेबिट, क्योंकि आपके पास आउटफ्लो हो गया। और बेटा रेमिटेंसेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये देखो करंट अकाउंट की थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो बेटा ये तो करंट अकाउंट में आएगा। हाँ, डेबिट ऑफ करंट अकाउंट, ये जरा सही लग रहा है। लास्ट वाला भी पढ़ ही लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल्स इन इंडिया। इंडिया में पैसा लगाया है एप्पल ने, इन्वेस्ट किया है, तो पैसा भारत में आया, क्रेडिट साइड। ओ ये भी ठीक है, लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट आपको याद होगा करंट अकाउंट में नहीं आती। कौन से अकाउंट में आती है? कैपिटल अकाउंट में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ये वाला ऑप्शन गलत है, सो आंसर इज ऑप्शन सी,
हमारा करेक्ट पेयर ऑप्शन सी है। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। आसान लग रहे क्वेश्चन तो है ना, बस इतने ही आसान आएंगे पेपर में, बस तुम कर लेना। ठीक है जी, चलो जी सर अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है जी क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 6। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी। चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड, चैरिटी यूनिलेटरल ट्रांसफर, चैरिटी यूनिलेटरल ट्रांसफर विल बी रिकॉर्डेड ऑन डैश ऑफ द बीओपी। तो बेटा चैरिटी मिली है तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? क्रेडिट में सर जी, क्रेडिट में। और बेटा क्या मिली है? बेटा चंदा मिला है बाहर से। चैरिटी, चैरिटी इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। लो जी आंसर मिल गया। क्या जी सर? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा ट्रीटमेंट। 1 मार्क आपका। चलो जी 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। ओहो, इनमें से कौन सी चीज है जो बीओपी की सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हैं? बेटा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस तो सब में ही आती हैं। यानी पूरे बीओपी में हमने कब पढ़ा कि कंट्री के अंदर की ट्रांजैक्शंस आती हैं? हमने तो बोला ही कि भाई ये भारत है और ये पूरा वर्ल्ड है, इनके बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उन सारी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। लेकिन आगे बेटा हिंट दे दिया उसने, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट। हाँ, एसेट किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आते हैं सर एसेट जी। एसेट एंड लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। इफ एन इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी, बहुत आराम से, एक इंडियन ने यूके की कार कंपनी खरीद ली, इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? तो बेटा एक इंडियन ने अगर यूके की कार कंपनी खरीदी है तो पैसा भारत से गया, यानी डेबिट साइड। तो डेबिट देख लो, ये 2 ऑप्शन है सर। अच्छा, कंपनी खरीदी है तो बेटा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा ना, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। पढ़ा है ना कैपिटल अकाउंट में? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ लाइबिलिटीज आता है कैपिटल अकाउंट में। तो कंपनी खरीदना, कंपनी के शेयर्स खरीदना, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। आपने खरीदी है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। आओ जी अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ध्यान से पढ़ लो भाई। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी टू अ चाइनीज कस्टमर। लो उल्टा हो गया। अब इंडियन कंपनी ने चाइनीज कस्टमर्स को अपना सामान बेचा है। इंडियन कंपनीज ने चाइनीज कस्टमर्स को अपना सामान बेचा है। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। तो अगर इंडियन कंपनीज ने ये सामान बेचा है तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, क्रेडिट, है ना? और क्रेडिट किसकी साइड? क्योंकि कंपनी ने क्या बेचे हैं? शेयर्स। शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ एसेट, तो इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। यानी आंसर है 8th का पॉइंट नंबर सी। इंडियन कंपनी ने चाइनीज कंपनी कस्टमर्स को शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, बेचे हैं तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज रेट का है, हमने अभी करना ही नहीं है। चलो जी प्रश्न नंबर 10 को छोड़ देते हैं, 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन? व्हेन रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल। बहुत आराम से। विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल मींस सर्विसेज। हाँ जी ठीक है। तो इन दोनों का एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब देश में इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है। कह रहे बताओ ये कौन सी सिचुएशन है, इसको क्या बोलोगे? ट्रेड सरप्लस बोलोगे, ट्रेड डेफिसिट बोलोगे, करंट अकाउंट सरप्लस बोलोगे, या करंट अकाउंट डेफिसिट? तो बेटा जरा ध्यान से वाला क्वेश्चन समझ लो, बड़ा आ रहा है पेपर में ये। आपने एक टॉपिक पढ़ा था बीओटी, याद होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसी को कहते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेड बैलेंस। हाँ सर। तो ट्रेड बैलेंस में क्या रिकॉर्ड होता था? ट्रेड बैलेंस में सिर्फ विजिबल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती थी, ओनली विजिबल। विजिबल बोले तो गुड्स, सिर्फ गुड्स को हम इसमें रिकॉर्ड करते थे सर बीओटी में।
तो बेटा एक बात तो समझ लो, यहाँ पर विजिबल के साथ इनविजिबल भी लिखा है, तो इसका मतलब ये ना ट्रेड सरप्लस होगा ना ट्रेड डेफिसिट होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा बीओटी में सिर्फ विजिबल आता है ना, यहाँ पे विजिबल के साथ इनविजिबल भी है, तो इसका मतलब ये ट्रेड तो नहीं है। अब बचे दो अकाउंट, ये करंट अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट? तो बेटा आपको ये बतनी बात तो पता ही है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होते हैं तो उसको डेफिसिट कहते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी, करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट की इनफ्लोज कम है करंट अकाउंट के आउटफ्लोज। ओके, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कंट्रीज मर्केंडाइज इंपोर्ट्स। और ये कौन सी फिल्म है? मर्केंडाइज मतलब बेटा, मर्केंडाइज मतलब गुड होता है, याद रखना। मर्केंडाइज मींस गुड्स। तो बेटा इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट कंट्री के ज्यादा हो गए, किससे? एक्सपोर्ट से। और बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस चीज का है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। बेटा मर्केंडाइज मतलब पीडीएफ विजिबल है ना सबको? प्लीज कंफर्म। हाँ साजिद, आपके शायद नेटवर्क में कुछ इश्यू हो रहा होगा, वैसे तो पीडीएफ विजिबल है। ठीक है जी, तो 12th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सुन लेते हैं आराम से। क्या इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से? अभी बात हुई है बेटा ये वाली, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो क्या होता है? डेफिसिट होता है बेटा। लेकिन आगे इसने बोल दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का? बेटा आगे वर्ड लिखा है मर्केंडाइज। बेटा मर्केंडाइज का मतलब मैंने बता दिया आपको, क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, मर्चेंडाइज मींस गुड्स। तो गुड ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन गुड ऑफ एक्सपोर्ट। तो बेटा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, और सिर्फ गुड्स की बात हो रही है तो आंसर होगा ट्रेड डेफिसिट। हाँ, गुड्स के साथ जब सर्विस लगी थी तो करंट अकाउंट में डेफिसिट, सिर्फ गुड्स है तो बीओटी डेफिसिट, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। बीओटी डेफिसिट इज आल्सो नोन एज ट्रेड डेफिसिट। 12 प्रश्न हो चुके हैं, अगले प्रश्न की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। किसी को भी अगर लगे किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं समझ आया, उसको नोट कर ले, लास्ट में हम दोबारा बता देंगे आपको। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 13। क्या है जी? स्टेट ऑन विच साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल बी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड। इनमें से बेटा कौन से ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करोगे? पॉइंट ध्यान से पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम नेपाल, आपने नेपाल को लोन दिया था, और उस लोन, लोन नहीं, हाँ अमाउंट लोन नहीं है, ध्यान से पढ़ लो, इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन लोन की होती तो ये पक्का कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता, क्योंकि लोन इज अ बोरिंग और बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। लेकिन ध्यान से बेटा, ध्यान से, कितनी बार बताया था, देखो तुम अगर फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, फॉरेन में अगर कोई लैंड बाय करोगे तो उसको क्या बोलोगे? एसेट। और वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में, बताया था। लेकिन तुमने एसेट खरीद लिया, और एसेट खरीदने के बाद अब तुम्हें वहां से जो इनकम मिली है वो रेंट इनकम है, तो क्या बोला था? अगर रेंट की इनकम आएगी तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? करंट अकाउंट में। सेम पॉइंट है। अगर तुम नेपाल को लोन देते या नेपाल से लोन लेते तो इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते सर, कैपिटल अकाउंट में आता है लोन। लेकिन बेटा लोन नहीं आया, लोन पर तो इंटरेस्ट आया है, तो सर कहां रिकॉर्ड करेंगे? बेटा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो मैंने आंसर आपको बड़े आराम से बता दिया। इंटरेस्ट आपको मिला है, मिला है तो भैया कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। और इंटरेस्ट किस में आता है? करंट अकाउंट में। तो आंसर हो गया 13 का ए, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। आओ जी प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। अगेन एक ट्रांजैक्शन दे रखी है और पूछ रहा है बताओ कहां रिकॉर्ड करोगे? इंपोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स फ्रॉम चाइना। हमने इंपोर्ट करा है, तो इंपोर्ट आपको बड़े अच्छे से याद होगा, इंपोर्ट को हम डेबिट करते हैं। हाँ सर डेबिट करते हैं। बेटा क्या खरीदा है? सर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज अ गुड, मोबाइल फोन इज अ विजिबल ट्रांजैक्शन।
2 मिनट जरा ब्रेक लेते हैं। क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ये सारे एमसीक्यूज हैं, तो हमें एमसीक्यू भी करने और हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं आपको क्लास के अंदर कराऊंगा कि जिससे आपको वे ऑफ आंसरिंग पता चले, ठीक है जी। बाकी जिन बच्चों ने खुद भी सॉल्व करे उनके लिए बहुत बढ़िया, और यही क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट्स के फॉर्म में भी दिए थे, सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने इनकेस करे हैं ये क्वेश्चन, तो एक बार उनको चेक कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हैं। नहीं करे तो बेटा बहुत बदतमीजी की बात है, बहुत पिटाई होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्द।